बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। अभी हम लास्ट टाइम हमने देखा था कि इसका जो ऑसिलेटर है आपका जो 18F452 का भी और जो हम आईसी इस्तेमाल करेंगे, दो हम आईसी को देखेंगे। 18F452 जो आपकी लैब में दो आईसीज हैं पिक की, जो 18F452 और 16F877, उन दोनों में जो आपकी मशीन साइकिल है वो ऑसिलेटर साइकिल का 1/4 है, राइट। सो विल बी हमारा 1/4 विल बी यूजफुल फॉर अस। जैसे 1851 में हम 1/12 करते थे, इसमें 1/4 होगा, यानी कि आपकी एक इंस्ट्रक्शन जो है वन मशीन साइकिल में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है वो ऑसिलेटर की 1/4 फ्रिक्वेंसी पर चल रही होगी, यानी कि 1/4। जैसे उन्होंने यहाँ मिसाल दी थी, जैसे हम देखेंगे आगे जाकर कि वो एग्जैक्टली कितना टाइम देती है। पावर सप्लाई सर्किट में ब्राउन आउट क्या होता है? When power supply voltage drops to a minimum due to electric noise, as the microcontroller consists of several circuits with different operating voltage levels, this state can cause an out of control performance. यानी कि जब एक मिनिमम वोल्टेज से कम वोल्टेज हो जाएगी, ये एक आपके माइक्रो कंट्रोलर को मिनिमम वोल्टेज चाहिए जिसमें वो एक सारे अपने ऑपरेशंस कर सकती है। जब वो नहीं कर पाएगी तब क्या होगा? तब आपके पास अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्स आ सकते हैं। जब ऐसा होगा तो आपके पास एक इसमें ऐसा फीचर मौजूद है जो कि ब्राउन आउट को डिटेक्ट करेगा और आपकी माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देगा। तो कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर ब्राउन आउट डिटेक्शन मौजूद होती है, राइट। रीसेट पिन, इसमें यहाँ पर रीसेट पिन के नाम से नहीं, 8051 में उसे रीसेट पिन कहते हैं, यहाँ पर उसे मास्टर क्लियर रीसेट कहते हैं, एम क्लियर, MCLR, ठीक है, MCLR मास्टर क्लियर रीसेट कहते हैं, वो इस नाम से होगी। 8051 में मेरे ख्याल से आपकी आपको जो IC 18F452 उसमें ये पिन नंबर 1 पे है। टाइमर्स एंड काउंटर्स आपने 8051 में देखें। ये टाइमर्स जो काउंटर्स एक्सटर्नल क्रिस्टल के ऊपर हम चलाएंगे। एक्सटर्नल क्रिस्टल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपके पास टाइम्स हैं वो बहुत प्रिसाइज आते हैं, और अगर आपको एक टाइम काउंट का पता है कि एक क्लिक जो है वो कितनी देर बाद होगा, कि एक आपका टाइम काउंट कितनी देर बाद होगा, एक आपका इंक्रीमेंट कितनी देर बाद होगा, तो आप सिर्फ इंक्रीमेंट्स को काउंट कर लेंगे तो आप टाइम को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर जैसे हमने यहाँ बताया, अगर ये 8 बिट का आपका काउंटर आपका टाइमर का रजिस्टर मौजूद है, आपके ऑसिलेटर उसे डिवाइड बाई 4 होगा, ऑब्वियसली आपकी एक्चुअल ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी पर नहीं चलेगा, मशीन साइकिल पर चलेगा, या ये जो उसका टाइमर डिफाइन करेगा उसके ऊपर। तो वो जब ओवरफ्लो करेगा तो हमारे पास टाइम पूरा हो जाएगा, जैसे हमने प्रीवियस 8051 में देखा है। तो टाइमर इज़ काइंड ऑफ लाइक अ मिनिएचर इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉच, राइट। तो आपके पास इसके अंदर भी 8 बिट टाइमर्स भी मौजूद हैं और 16 बिट टाइमर भी मौजूद हैं जो हम पिक का माइक्रो कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे, राइट। अगर आपके पास इंटरनली ऑसिलेटर से जो पल्स जनरेट हो रही है उसके ऊपर टाइमर चल रहा है तो उसे टाइमर कहते हैं। लेकिन अगर आपका टाइमर जो है वो एक्सटर्नल पिन की किसी इवेंट को काउंट कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखा है 2 ऑप्शन मौजूद हैं, या ऑसिलेटर के ज़रिए से आपका टाइमर चल रहा है, या बाहर पिन को कोई इवेंट है जो कि काउंट कर रहा है, जैसे कोई पल्सेज हैं, जैसे कोई आपकी लट से वो कन्वेयर बेल्ट है, उसके ऊपर बहुत सारे आइटम्स आ रहे हैं, आपने काउंट करने कितने आइटम्स हैं, या लोग किसी बिल्डिंग में दाखिल हो रहे हैं, कितने लोग दाखिल हो चुके हैं। तो उसके लिए आप जो इस्तेमाल करेंगे वो एक्सटर्नल इवेंट के लिए अगर आप इसको प्रोग्राम करेंगे तो उसे काउंटर कहते हैं, यानी कि टाइमर जो है वो एज अ काउंटर भी इस्तेमाल हो सकता है। टाइमर का ऑपरेशन कैसे होता है? आपके पास ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, लेट से आपने बाहर जो क्रिस्टल लगाया हुआ है वो 4 मेगाहर्ट्ज़ का है, तो वो उसको 4 पे डिवाइड कर देगा, यानी आपका जो हर क्लिक है, हर काउंट है, वो हर मशीन साइकिल के ऊपर होता है। तो आपका 18F452 और 16F877 दोनों में जो मशीन साइकिल है वो 1/4 ऑफ क्लॉक फ्रिक्वेंसी होता है, यानी आपके पास हर काउंट, अगर आपने स्टार्ट किसी एक नंबर से किया, लेट से 0 से स्टार्ट किया, तो हर जो टाइमर इंक्रीमेंट होगा वो 1/4 ऑफ क्लॉक फ्रिक्वेंसी होगा। अगर आपका टाइमर 4 मेगाहर्ट्ज़ का है तो आपके पास इसके पास जो पल्स आ रही होगी वो 1 मेगाहर्ट्ज़ पे आ रही होगी। 1 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब 1/1 मेगा कर लें तो वो 1 माइक्रो सेकेंड बन जाता है, यानी कि हर 1 माइक्रो सेकेंड के बाद आपकी एक इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पर, राइट। और जब वो इंक्रीमेंट पूरा FF तक पहुँच जाएगा तो फिर आपके पास टाइमर ओवरफ्लो होगा। इस पर क्या करेंगे? वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, ठीक है। एक तो हमें जैसे दिखा, जैसे आप पोलिंग कर सकते हैं, तो पोलिंग वी फिगर्ड आउट कि वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नहीं है, तो हम उसमें इंटरप्ट के ज़रिए से वी कैन हैव अ बेटर ऑप्शन ऑफ कंट्रोलिंग द टाइमर विच विल सी इंशाल्लाह। अच्छा, प्री स्केलर क्या होता है? प्री स्केलर 8051 में भी था लेकिन हम इस्तेमाल नहीं किया था। अभी मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि प्री स्केलर होता क्या है। आपका हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा है कि आपका ऑसिलेटर है, फिर वो 1/4 डिवाइड हो रहा है और इसके ऊपर आपका टाइमर इंक्रीमेंट कर रहा होता है।
प्रीस्केलर क्या होता है कि उसको फर्दर स्लो डाउन करने के लिए एक डिवाइडर समझ लें, यानी कि आप फर्दर उसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि आपके 1 मेगाहर्ट्ज़ अगर यहाँ पर आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर यही एग्जांपल, जब आप 4 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका ऑसिलेटर लगा हुआ है तो 1 मेगाहर्ट्ज़ पे आपका टाइमर इंक्रीमेंट कर रहा है, तो उसको और स्लो डाउन करने के लिए आप इसे डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 4 और फर्दर कर सकते हैं, ताकि आपका काउंट जो है वो फर्दर स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला वैसे देखें सिंपल सा है कि आपके नंबर ऑफ बिट्स, आपके नंबर ऑफ काउंट कितने हैं, और फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर डिवाइड बाय ये आप कितने माइक्रो सेकेंड हो जाएंगे। अगर आपका आपके पास 1 माइक्रो उसका है, यहाँ पर एक्चुअली ये इस पर डिपेंड करेगा आपके पास कि आपके पास जो ये n इज़ कि आपके कितना आपके पास टाइम दे रहा है उसको एक इंक्रीमेंट करने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपने प्रीस्केलर नहीं लगाया हुआ तो दैट विल बी 1 माइक्रो सेकेंड, अगर इंक्रीमेंट आपने उसमें लगाया हुआ है तो दैट कैन बी मोर देन दैट, सही, क्योंकि आप उसको फ्रिक्वेंसी को और स्लो कर देंगे। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर आप यूजिंग इंटरप्ट इन टाइमर ऑपरेशन, राइट। तो इंटरप्ट कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जब आपका ओवरफ्लो करेगा तो आपने अगर इंटरप्ट को इनेबल कर दिया है तो वो इंटरप्ट रूटीन सर्विस रूटीन कॉल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने इंटरप्ट को शो किया हुआ है, ये भाई आपका ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर डिवाइड बाई 4 है, यहाँ पर आपके पास मशीन साइकिल आ गया, यहाँ पर आपके पास मशीन साइकिल आ गया, और इस पॉइंट के ऊपर ये आपका प्रीस्केलर से आप डिवाइड करें या ना करें, आपके लिए प्रीस्केलर इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप प्रीस्केलर n की वैल्यू 1 कर देंगे तो आपका प्रीस्केलर इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो आपका हर माइक्रो सेकेंड में ही एक इंक्रीमेंट होगा, लेकिन अगर आप इसे डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो वो 1 माइक्रो सेकेंड से 2 माइक्रो सेकेंड हो जाएगा। राइट, तो आप इसके ये प्रीस्केलर सेट अगर करेंगे तो उसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा, उसके ऊपर आपका इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका इंक्रीमेंट होके नंबर फाइनल वैल्यू तक पहुंचेगा या FF तक पहुंचेगा तो वो ओवरफ्लो करेगा तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं, यहाँ पर आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन कॉल होगा। इंटरप्ट सर्विस रूटीन में आप क्या कर सकते हैं कि आप इंटरप्ट सर्विस रूटीन में एक और किसी काउंटर को इंक्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे आप अपनी टाइम ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका लेट से आपने प्रीस्केलर इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो आपके पास जो मैक्सिमम टाइम आप इसमें काउंट कर सकते हैं वो 255 माइक्रो सेकेंड होगा, क्योंकि वो उसके बाद जाकर ओवरफ्लो कर जाएगा। लेकिन अगर आप कोई बड़ा टाइम काउंट करना चाह रहे हैं, आप सेकंड्स में और मिनट्स में काउंट करना चाह रहे हैं, तो आपको इस किस्म का काम करना पड़ेगा कि आप ISR लिखेंगे और ISR में किसी काउंटर को इंक्रीमेंट कर लेंगे। तो जैसे हमने इस तरह की एग्जांपल हमने 8051 में की थी, तो इसमें भी ऐसा ही होगा, तो प्रोसेस वैसे कर ऐसे ही। ऑलराइट, counters, if the timer receives pulses from the microcontroller input pin, then it turns into a counter। यानी कि ये मैंने अब बात आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। काउंटिंग प्रोडक्ट्स ऑन एन असेंबली लाइन एक्सेट्रा, तो ये इसके लिए इस्तेमाल हो सकता है काउंटर। उसी टाइमर को काउंटर मोड में प्रोग्राम कर देंगे। वॉचडॉग टाइमर क्या होता है? वॉचडॉग टाइमर ये होता है कि इसके अंदर एक ऐसा टाइमर है, मैं यहाँ पर आपको यहाँ से ग्राफ्स की फिगर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक जैसा आपका टाइमर है ना, जैसे जो कि इंक्रीमेंट करता है और मैक्सिमम वैल्यू पे जाकर ओवरफ्लो कर देता है, वैसा ही टाइमर है। फ़र्क इसमें ये है कि इसके अंदर एक ऑटोमेटिक सर्किट लगा हुआ है, जिससे जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच के ओवरफ्लो करेगा तो ये पूरे माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट कर देगा। यानी कि अगर आपकी जो भी इसकी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू लेट से 0 रखी हुई है, जब अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा, ओवरफ्लो करेगा, तो ये सिस्टम को रीसेट कर देगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये कि जैसे आपने यहाँ पर कि आपका अगर प्रोग्राम आपने कोई कोड लिखा हुआ है, अगर इसके 2 मकासद हैं। मैं तो नॉर्मली इसको इस्तेमाल करता हूँ उसके लिए कि इससे एज ए सेफ्टी प्रिकॉशन कि अगर आपका लूप, मिसाल के तौर पर आपने कोई लूप लगाया है और आपका वो इन्फिनिट लूप के अंदर फंस गया आपका फॉर वॉट एवर रीज़न, ठीक है, अगर आपने गलत कोड लिखा हुआ है और इन्फिनिट लूप के अंदर फंस गया है, तो क्या होगा कि अगर आपने उसको वॉचडॉग टाइमर को क्लियर नहीं किया तो आपका सिस्टम रीसेट हो जाएगा। राइट, तो इस किस्म के कामों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि आप जहाँ पर आपको शक हो कि ये ना हो कि कोड मेरा फंस जाए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई कि आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है, आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं और हर थोड़ी देर बाद ये जो टाइम है ना कि हर टाइम के बाद आप जो क्लियर CLRWDT ये है क्लियर द वॉचडॉग टाइमर। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है जो कि वॉचडॉग टाइमर को क्लियर कर देती है। अगर आपने क्लियर नहीं किया उसको, लेट से हर वॉचडॉग टाइमर मिसाल के तौर पर वो हर 1 मिली सेकेंड के बाद ओवरफ्लो करता है। ठीक है, वो इसके कैसे इस पर टाइम सेट करेंगे वो बाद में देखेंगे। मिसाल के तौर पर आपने वॉचडॉग टाइमर को सेट कर दिया है कि वो हर 1 मिली सेकेंड बाद ओवरफ्लो करेगा, तो हर 1 मिली सेकेंड से पहले आपने ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है।
क्लियर वॉचडॉग टाइमर। देखिए यहाँ पर भी ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, यानी कि हर थोड़ी देर बाद ये जो दो इंस्ट्रक्शंस के बीच में जो टाइम है वो 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 मिली सेकेंड मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं जो भी आप यहाँ पर सेट करेंगे टाइम उसके ऊपर। तो अगर आपका यहाँ से यहाँ तक आपने ये इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं हुई और 1 मिली सेकेंड गुजर गया है तो आपका पूरा सिस्टम रीसेट हो जाएगा। और नॉर्मली इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पर पढ़ लीजिए। If for any reason, usually electrical noise in industry, the program counter gets stuck at some memory location from which there is no return, the watchdog timer will not be cleared, so the register's value being constantly incremented will reach its maximum and reset हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका किसी वजह से प्रोग्राम काउंटर फंस जाए किसी जगह पे, वो आगे आपके उस लूप से बाहर नहीं निकल रहा या उस जगह से नहीं बाहर निकल रहा, तो आपका वॉचडॉग टाइमर चल रहा होगा, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचेगा, ओवरफ्लो करेगा और आपका रीसेट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन है, आप चाहें तो इस वॉचडॉग टाइमर फीचर को इनेबल करें या डिसेबल करें, राइट। इसको हमें चला आगे जाके, ये मैं सिर्फ आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी इसकी डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। जब हम आगे जाके डिटेल्स देखेंगे देन वी विल फाइंड आउट कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ऑलराइट, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अब एनालॉग वैल्यूज़ आपके पास हमने क्लास में डिस्कस किया था कि तमाम जो रियल लाइफ चीज़ें जो हैं जिनको हमने कंट्रोल करना है या जिनको हमने सेंस करना है वो एनालॉग वर्ल्ड में मौजूद है। तो उनको आपने फिजिकल वर्ल्ड में कैसे सेंस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इस डायग्राम में देखिए, मिसाल के तौर पर आपने कोई टेम्परेचर सेंस करना है, हमने यही मिसाल की थी क्लास में कि अगर टेम्परेचर सेंस करना है तो आपने एक टेम्परेचर सेंसर लगाया है, लेट्स से LM35 लगाया हुआ है, तो वो हर टेम्परेचर के ऊपर एक खास वोल्टेज जनरेट कर रहा होगा। लेट्स से वो वोल्टेज इस पिन के ऊपर आ रही है, इस पिन के ऊपर आ रही है, लेट्स से वो इस वोल्टेज तो इस पिन के ऊपर जो है वो हर खास वोल्टेज के लिए, हर खास टेम्परेचर के लिए खास वोल्टेज जनरेट हो रही है। ये VREF जो है इसको कहते हैं रेफरेंस वोल्टेज। ये रेफरेंस वोल्टेज कैसे जनरेट होती है, क्या होती है, वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। लेट्स से ये VREF 5 वोल्ट है मिसाल के तौर पर, तो अगर आपके पास 5 वोल्ट यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर भी 5 वोल्ट आते हैं, तो आपके पास जो A to D कन्वर्टर है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो इसको तमाम वंस में कन्वर्ट कर देगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर आपकी इनपुट वोल्टेज VREF वोल्टेज के बराबर हो जाती है, आपकी इनपुट वोल्टेज कोई भी सेंसर लगा हुआ है उसकी इनपुट वोल्टेज जो सेंसर है उसकी वोल्टेज, करंट वोल्टेज अगर 5 है और VREF भी 5 है, तो आपके पास यहाँ पर जो A to D है, जो आपके पास डिजिटल डाटा है वो तमाम 1 हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर जो 18F452 और 16F877 दोनों के अंदर आपके पास 10 बिट का A to D कन्वर्टर है। देखिए यहाँ पर 8 बिट ये है और ये 2 बिट ये, यानी कि आपके पास मैक्सिमम या 1 1 1 1 1 1 सारा 1 1 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं हैक्स में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा, समझे कि ये FF और यहाँ पर 1 1 का मतलब 3, यानी 1 1 3 और ये FF। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी वहाँ पर। लेकिन अगर ये कम होगा तो ये उसी हिसाब से ये नंबर कम होता जाएगा, उससे एक कम मिनिमम वोल्टेज 1 से लेकर 3F तक ये काउंट करेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास वोल्टेज कितनी है। अगर कम वोल्टेज है तो ये बाइनरी नंबर छोटा होगा, ये वोल्टेज ज़्यादा है तो बाइनरी नंबर ज़्यादा होगा। और मैक्सिमम नंबर कब होगा, उस वक्त जब आपके पास इनपुट जो वोल्टेज स्पिन पे आ रही है वो VREF के बराबर हो जाएगी। VREF कैसे सेट करते हैं, वी विल सी लेटर ऑन। यहाँ पर ग्राफ में भी यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि मिसाल के तौर पर आपके पास अगर VREF 5 वोल्ट है, ठीक है, तो आपके पास अगर इनपुट पे या आपके इनपुट पे अगर 5 वोल्ट आ रहे हैं, तो आपके पास जो डाटा जनरेट होगा उसके लिए इंटरनली वो 3F होगा, मैक्सिमम होगा। और जैसे जैसे आपकी इनपुट वोल्टेज कम होती जाएगी, जो आपके पास आउटपुट पे नंबर है, जो नंबर कन्वर्ट होगा माइक्रो कंट्रोलर के लिए, उसको जो सेंस करेगा वो नंबर कम होता जाएगा, गोइंग ऑल द वे में डाउन टू 0, ठीक है। इसको कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। दिस सर्किट कन्वर्ट्स एनालॉग वैल्यू into a binary number and passes it to the CPU for further processing. This module is therefore used for input pin voltage measurement. एनालॉग वोल्टेज इनपुट पिन की वोल्टेज को मेजर करने के लिए ये सर्किट इस्तेमाल होता है। AD कन्वर्टर आपके अंदर, आपके जो हम IC पढ़ेंगे अभी, उसके अंदर इंटरनली बिल्ट इन A to D कन्वर्टर है। 8051 के अंदर बिल्ट इन A to D कन्वर्टर मौजूद नहीं था। अगर इसमें हमें A to D कन्वर्टर इस्तेमाल करना होगा तो हमें एक्सटर्नल की IC परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑलराइट, so moving on to the next topic, which is internal architecture. Internal architecture, आपके पास 2 मशहूर आर्किटेक्चर्स हैं जो कि इंडस्ट्री में आते रहे, इस्तेमाल होते रहे हैं। एक है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और एक है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर क्या होता है, उसमें आपकी प्रोग्राम मेमोरी और जो डाटा मेमोरी वो एक ही होती है,
ठीक है। प्रोग्राम मेमोरी क्या होती है, जिसमें आप अपनी इंस्ट्रक्शन सेव करते हैं। डाटा मेमोरी क्या होती है, आपकी 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 रैम, जिसमें आप अपना आप वेरिएबल्स और आप जो करंट काम कर रहे हैं वो स्टोर करते हैं। तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में दोनों मेमोरीज एक ही होती हैं और उन्होंने शेयर्ड डाटा बस, यानी कि डाटा बस भी उनकी शेयर्ड होती है। तो इसका मतलब है, इसका नुकसान क्या है, मेन जो इसमें मसला आता है इस आर्किटेक्चर में वो ये कि द CPU कैन आइदर रीड एन इंस्ट्रक्शन और रीड राइट डाटा फ्रॉम द मेमोरी। बोथ कैनॉट अकर एट द सेम टाइम सिंस इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा यूज द सेम बस। इंस्ट्रक्शन डाटा सेम बस इस्तेमाल करती हैं, सेम मेमोरी इस्तेमाल कर रही हैं, इसलिए आप इंस्ट्रक्शन को रीड करना और आंसर को, रिजल्ट को आपने कहीं सेव करना है मेमोरी में, रैम में, वो दोनों का एक ही साथ नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते, उसके लिए बारी बारी काम हो। तो इसके लिए फिर हम पाइपलाइनिंग नहीं कर सकेंगे। पाइपलाइनिंग क्या होती है वो इंशाल्लाह होपफुली मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली एक वक्त में आपको एक काम करना होगा, बारी बारी करना होगा। आपको जो इंस्ट्रक्शन रीड करनी है और डाटा वापस राइट करना है, दे कैन नॉट हैपन एट द सेम टाइम। ऑन द अदर हैंड, जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है उसमें आपकी प्रोग्राम मेमोरी, यानी रोम जो है आप लिखिए, प्रोग्राम मेमोरी अलग होती है और जो आपकी डाटा मेमोरी वो अलग होती है। तो उनकी आपस में बसें भी मुख्तलिफ होती हैं। तो आप अगर एक वक्त में अगर आप एक इंस्ट्रक्शन रीड कर रहे हैं तो उसी टाइम के ऊपर, उसी वक्त के ऊपर आप कोई डाटा रैम में राइट भी कर सकते हैं। तो ये काम दोनों पैरेलल में हो सकते हैं। यहाँ पर ये 12, 14 और 16 क्या लिखा हुआ है, 12, 14 और 16, ये है कि आपकी इंस्ट्रक्शन की लाइन्स, यानी कि आपकी जो 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 डाटा बस है इंस्ट्रक्शन की, या जो अंदर इंस्ट्रक्शन है वो कितनी बड़ी इंस्ट्रक्शन हैं, और ये आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। सर मिसाल के तौर पर जो पिक 16 है आपके लैब में रखा हुआ है, उसकी जो इंस्ट्रक्शन है वो 14 बिट की है, और जो पिक 18F जो रखे हुए हैं आपके लैब में, उनकी इंस्ट्रक्शन 16 बिट की है। ठीक है, तो ये उसके बारे में बताया। अगर जितनी बिट की इंस्ट्रक्शन होगी और जो लाइन्स है यहाँ पर वो भी उतनी ही होंगी, क्योंकि आपने एक इंस्ट्रक्शन को एक साइकिल में फैच करना होता है, राइट। सो जो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, जो मैं सारी चीज़ पढ़ नहीं रहा, तो यू शुड गो थ्रू दिस ताकि अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मेरा काम ये है कि मैं आपको जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ मेंशन कर दूँ, जो इसके निटी-ग्रिटी डिटेल्स हैं, जो कि आप खुद बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसको पढ़ें और इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ठीक है, ऑलराइट। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन सेट वो तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि आपका माइक्रो कंट्रोलर समझ सकता है। तो आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट जो हैं उनकी भी दो मेजर टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था 8051 की भी हमने इंस्ट्रक्शन देखी थी। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो दो किस्म के होते हैं। एक कहते हैं रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट और एक कहते हैं सिस्क। ठीक है, तो आपके पास रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? इन दिस केस द माइक्रोकंट्रोलर reorganizes and executes only basic operations, addition, subtraction, except copying, etc. Other more complicated operations are performed by combining them. यानी कि बहुत थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो होती हैं इसके अंदर, और उन्हीं को मिला जुला के जो है वो बड़ी काम की जाते हैं। जैसे लेकिन सिक्स में ऑन दी अदर हैंड इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, और हर इंस्ट्रक्शन एक ख़ास काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको जैसे आपका 8051 जो था वो सिस्क था, यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर था, और जो आपका अभी जो हम पिक इस्तेमाल करेंगे 16 और 18F दोनों रिस्क आर्किटेक्चर है। ठीक है, रिस्क आर्किटेक्चर यानी कि इनके अंदर इंस्ट्रक्शन रिड्यूस्ड है। अगर आप 8051 की देखें, अगर 8051 की डेटा शीट मैंने यहाँ खोली हुई है, तो इसकी टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप काउंट करें तो ये 100 से ज़्यादा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 110 होती है मेरे ख्याल से। लेकिन अगर आप 16F देखें मिसाल के तौर पर, 16F में अगर देखें तो मैं इसकी डिवाइस ओवरव्यू में जाऊँ, किधर गया डिवाइस ओवरव्यू खुला होता है मेरे ख्याल से, तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शन सेट 35 इंस्ट्रक्शन से ओनली 35 इंस्ट्रक्शन, राइट। तो इसमें इंस्ट्रक्शंस कम है, और अगर आपने मिसाल के तौर पर इसमें आपको मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जैसे आपको मालूम है शिफ्ट और ऐड करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंटरनली सारा का सारा काम हो रहा होगा, राइट। सो कमिंग बैक टू स्लाइड्स, राइट। सो ये हो गया रिस्क और सिस्क क्या होता है। इसको आप थोड़ा सा टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा कि आप माइक्रो कंट्रोलर कैसे सेलेक्ट करेंगे। सो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ थिंग दैट यू कैन रीड योरसेल्फ, राइट। सो पिक माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर आते हैं कि पिक माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होते हैं। पिक से बनता है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, तो ये माइक्रोचिप कंपनी है और उसके पिक माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। माइक्रोचिप अगर आप जाएँ यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर खोलूँ microchip.com, ये तो microchip.com अगर आप खोलेंगे तो आपके पास इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। तो दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ द कंपनी कॉल्ड माइक्रोचिप, और इसका प्रोडक्ट है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिक।
राइट राइट। तो हम इस माइक्रो कंट्रोलर पिक की फैमिली में भी जो है वो बहुत सारी, पिक के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट फैमिलीज आती हैं। पिक 10, पिक 12F, पिक 16F, पिक 16H, पिक 12F, पिक 12H, 16F, 16HV, ये सारी HV के साथ हैं। तो ये क्या होते हैं इसमें, आप हर फैमिली को जाकर थोड़ा एक्सप्लोर करें, आपको पता चलेगा। तो हम यहाँ पर 18 सीरीज़ में यहाँ पर आ गई, जो कि आपको कोर्स में 18 सीरीज़। तो अब इनमें क्या फ़र्क है, ये सारे यहाँ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि किसके अंदर कितनी रोम है, कितनी रैम है, कितनी पिन्स हैं, क्लॉक फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, AD कन्वर्टर्स कितने हैं, इसकी AD की रेजोल्यूशन। जब हम AD पढ़ेंगे इंशाल्लाह A to D कन्वर्टर, तो हम देखेंगे कि रेजोल्यूशन क्या क्या होती है, कंपेरेटर्स क्या होते हैं, टाइमर्स इसमें कितने हैं। तो ये तमाम इसकी फ़ीचर्स के हवाले से आपको यहाँ पर डिस्टिंक्शन है। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिर्फ अभी क्योंकि हम क्लास में भी क्या करेंगे कि आपके पास जो लैब में आपके पास जो दो आईसीज़ हैं, जो कि आपके पास जो ट्रेनर बोर्ड है, उसमें आप ये दोनों आईसी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली एक आईसी है, कहते हैं 16F877 आपके पास है, ये आपके पास मौजूद है। और इसके अलावा आपके पास 18F452, ये भी आपके पास लैब में मौजूद है। तो इन दोनों में से आप कोई भी ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं। 18F में थोड़े फीचर ज़्यादा हैं, वो हम देखेंगे, वो कंपैरिजन देख लेंगे। और 16F भी के अंदर ऑलमोस्ट, अब मैं 16F को आपको क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि जो हम किताब फॉलो करें भी, जो मुझे फिलहाल किताब मिली, अच्छी किताब है, हमें इसमें रिसोर्सेज भी आपको काफ़ी सारी मिल जाएंगे। तो ये जो मैंने सर्च की थी आप लोगों के लिए किताब की कौन सी आसान होगी, दिस इज़ द ईजीएस्ट बुक दैट आई फाउंड। और लेकिन इसमें 16F को कवर किया हुआ है। और आपके कोर्स में जो है वो 18F है, लेकिन 16F और 18F में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एटलीस्ट उसकी जो इस्तेमाल में। अगर आपने देखा होगा आपके लैब में जो ट्रेनर है, उसमें एक ही स्लॉट के अंदर आप 16F877 भी लगा सकते हैं और 18F452, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। वजह क्या है कि अगर आप इसका पिन आउट देखिए, यहाँ पर मैं लेट मी जस्ट ओपन पिन आउट, ऑसिलेटर, जहाँ पिन डायग्राम देखें, अगर इसका देखें, ये 40 पिन 18F452 है। और अगर मैं इसका भी पिन डायग्राम खोलूँ, 16F877 का पिन डायग्राम, राइट। तो इसमें देखें आप, इसमें अगर आप मैच करें इसको, तो इसके देखें, ये इसका मेमोरी के लिए नहीं, इसके रीसेट 1 पर है, इसका भी देखें, इसका रीसेट भी 1 पर है। अब इसका यहाँ पर देखें VSS और VDD, VSS ग्राउंड होता है, VDD जो आता है पावर सोर्स होती है। तो यहाँ पर 10-11 और यहाँ पर 31-32। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 10-11 और 31-32, ठीक है। तो आपने इनको दोनों को कनेक्ट करना होगा। VDD अगर आप लेट से 5 वोल्ट पे चला रहे हैं इसको, तो VDD, ये दोनों VDD को 5 वोल्ट देंगे और दोनों को आप ग्राउंड करेंगे। क्यों करेंगे, अगर आपको नहीं तो आस्क मी ड्यूरिंग द क्लास, देन आई विल टेल यू कि दोनों को कनेक्ट करने की क्या जरूरत है। बहरहाल VCC ग्राउंड और तमाम जो मेजर आप देखें, RB7 यहाँ पर है, आप इसमें देखें तो इसमें भी आपको RB7 यहीं पर नजर आएगा। तो इसलिए इसकी ये पिन मैपिंग आसान है, तो इस वजह से हमें इन दोनों में से कोई भी पढ़ लें तो एक ही सर्किट के अंदर हम दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में फ़र्क है, वो भी इंशाल्लाह देखेंगे, दोनों में फ़र्क है। ऑलराइट, सो instruction set, right? So the instruction set for 16F includes 35 instructions in total. The reason for such small number of instructions lies in the RISC architecture. It means that instructions are well optimized from the aspect of operating speed, simplicity in architecture and code compactness. सिर्फ 35 इंस्ट्रक्शन है आपके, जबकि 8051 जो कि इससे पुराना आर्किटेक्चर है और इससे कम जो है कैपेबिलिटी वाली आईसी है, उसके अंदर 110 या 100 से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन मौजूद है, ठीक है। तो अब ये इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप इसकी, हम इंशाल्लाह कभी जब पाइपलाइनिंग देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इसकी छोटी इंस्ट्रक्शंस को ऑप्टिमाइज़ करना और तेज़ चलाना ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसकी तब एक छोटी सी बात को वैसे बता दूं कि तमाम इंस्ट्रक्शंस तकरीबन एक ही टाइम लेती हैं। अगर हम इसको देखें ना, आप इसको कंपेयर करें से 8051 का, ये अगर हम देखें आर्किटेक्चर देखें, इसमें ये टाइमिंग दिया हुआ है इनका कि हर इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेता है। अब इसमें ये देखें कि इसमें देखें कितना फ़र्क है। कुछ इंस्ट्रक्शन एक मशीन साइकिल लेती हैं, कुछ 2 लेती हैं, कुछ 4 लेती हैं। और तो इसमें काफ़ी फ़र्क आ जाता है इंस्ट्रक्शन की टाइम में। मशीन साइकिल को ये सारी इंस्ट्रक्शन दो ले रही हैं, तो इसमें ज़्यादातर इंस्ट्रक्शन एक मशीन साइकिल ही लेती हैं। और इसमें भी कुछ थोड़े बहुत कॉल जो है ना इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस 2 साइकिल लेती हैं, बाकी सब एक साइकिल लेती हैं। तो ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस के इसकी ऑप्टिमाइजेशन आसान हो जाती है पाइपलाइनिंग में, विच विल सी इंशाल्लाह लेटर। द बैड थिंग अबाउट RISC आर्किटेक्चर इज दैट प्रोग्रामर इज एक्सपेक्टेड टू कोप विद दीज इंस्ट्रक्शंस। लेकिन इसका मसला ऑब्वियसली क्या है कि अगर आप जैसे हम देखें PIC 16F में, अगर आप जाएँ, मैं आपको इसके अगर इंस्ट्रक्शन सेट दिखाऊँ,
ये पिक 16F की मैंने खोली है डाटा शीट। इस डाटा शीट में मैं जाता हूँ इसकी इंस्ट्रक्शन सेट समरी। इंस्ट्रक्शन सेट समरी मैंने खोली, ये इसकी सारी इंस्ट्रक्शन आ गई। यहाँ से यहाँ बस इतनी सी सिर्फ इसकी इंस्ट्रक्शन 35 इंस्ट्रक्शन है। और इसके मुकाबले में मैं अगर लेट्स से 18F की खोलता हूँ, 18F की जो है वो 75 इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। 18F 452 की इंस्ट्रक्शन थोड़ी ज़्यादा है इसके मुकाबले में। तो आप देखें इंस्ट्रक्शन सेट समरी इसकी थोड़ी ज़्यादा है। इंस्ट्रक्शन सेट समरी इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो तकरीबन 75 के करीब है, फिर भी 8051 से फिर भी जो है वो कम है। तो अब यहाँ पर जो बात करें वो कह रहे हैं कि इसका रिस्क आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि जो चीज़ आपको प्रोवाइडेड नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने खुद करनी पड़ेगी। जैसा अगर आप देखें 16F में खोलता हूँ तो 16F में आप कहीं पर भी आपको ऐड की इंस्ट्रक्शन यहाँ मिल जाएगी, देखें ऐड है, लेकिन आपको यहाँ कहीं पर अब देखते हैं आपको कहीं मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी, मल्टीप्लाई या डिवाइड की इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई आप एक इंस्ट्रक्शन से नहीं कर सकते। सो अगर आप पिक 16F 452 इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी 16F 877 इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप ऐड और शिफ्ट को मिलाकर मल्टीप्लाई बनाएंगे अगर आप असेंबली कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप 8051 में जाएँ तो 8051 में मल्टीप्लाई की एक अपनी इंस्ट्रक्शन पहले से मौजूद है। देखिए किधर है मल्टीप्लाई, ये डिवाइड भी है, मल्टीप्लाई भी, इनकी इंस्ट्रक्शन मौजूद है। तो इसके लिए आपको सिर्फ असेंबली में कोड करें तो सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन लिखेंगे और वो आपकी इंस्ट्रक्शन चल जाएगी। लेकिन 16F 452 में आप ये काम नहीं कर सकते, आपको इसके लिए ज़्यादा असेंबली कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन हम इसकी प्रोग्रामिंग सी में करेंगे। एक और मैं आपको इसका बड़ा मज़े का एस्पेक्ट बताऊँ तो देखें, अगर आप जैसे 18F 452 में देखें, 18F 452 का कि मैंने इंस्ट्रक्शन सेट खोला हुआ है और 16F का खोला है, ठीक है। अगर आप इन दोनों का कंपेयर कर लें तो 18F 452 में आप देखेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन मौजूद है। देखते हैं इधर किधर है, ये मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन मौजूद है। और जो कमाल की बात है ना वो देखें कि ये मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ एक मशीन साइकिल लेती है, ठीक है। तो 8051 में तो मल्टीप्लाई हो रहा था लेकिन वो ज़्यादा वक्त ले रहा था, ये एक मशीन साइकिल में मल्टीप्लाई कर देता है, इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं है। और इसकी खास बात है बता तो 18F 452 के अंदर एक खास हार्डवेयर मौजूद है जो कि मल्टीप्लायर है। एक मल्टीप्लायर करने के लिए खास हार्डवेयर मौजूद है जो कि हाई स्पीड मल्टीप्लिकेशन करती है। एक डेडिकेटेड पीस ऑफ हार्डवेयर है, इसका काम ही मल्टीप्लाई करना है, तो उसकी वजह से ये मल्टीप्लाई एक सेकंड में कर सकती है। लेकिन पिक 16F में ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो अब हम जो कोडिंग करेंगे वो हम सी में करेंगे। अब सी में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर मैंने एक ही कोड मैं 16F में लेट्स A इंटू बी कर रहा हूँ 16F 877 में या 18F में, तो दोनों में मल्टीप्लाई के फंक्शन आपके इम्प्लीमेंट हो जाएंगे सी में जब मैं कोड लिखूंगा। लेकिन एट द एंड वो क्या होगा, जब आपका कंपाइलर है, जैसे हम कंपाइलर के बारे में अभी बात करेंगे, आपका कंपाइलर क्या काम करेगा कि जो 16F में अगर आपकी टारगेट IC 16F है तो आपका कंपाइलर उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा इस तरह से कि वो मल्टीप्लाई कर दे, यानी मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करके ऐड और शिफ्ट की मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करके मल्टीप्लाई को इम्प्लीमेंट कर देगा। लेकिन जब आप वही कोड में आप उसको कंपाइल करेंगे इस IC के लिए 18F के लिए कंपाइल करेंगे तो वो सिर्फ एक असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन को उठा के उसकी जगह इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि दोबारा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मल्टीप्लाई करना है सी में, क्योंकि हम सी में आप कोड लिखेंगे, तो जब आप सी में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 18F 452 में वो मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक असेंबली की इंस्ट्रक्शन जो है ना, एक जो है मतलब है कि आपके पास जो असेंबली कोड की इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप वही कोड आप A to B मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट चिप जो है वो 16F है तो वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल होंगी। वो खुद ही ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, असेंबलर जो है आपके कोड को देखकर उसको जब कन्वर्ट करेगा असेंबली कोड में तो वो ये खुद ही इसके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो दिस इज़ दी अमेजिंग थिंग अबाउट कि दी कंपाइलर, ये काम आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, कंपाइलर आपके लिए काम कर देगा, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन सेट, ये हमने 16F का इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पर दिया हुआ है। मूव की कमांड है, क्लियर की कमांड है, स्वैप की है, ऐड की है, लॉजिकल एंड है, जैसे 8051 में तो ऑलमोस्ट वैसी हैं। थोड़ी सी इसमें कम इंस्ट्रक्शन हैं कम्पेयर टू 8051, तो आप इसको थोड़ा सा देख लें कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन आपके पास मौजूद हैं। लेकिन आप असेंबली में प्रोग्रामिंग करेंगे नहीं, ठीक है, तो हम करेंगे सी में, तो बट लेकिन यू शुड नो कि कौन कौन सी मौजूद हैं। आपके पास डिक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट है, रिटर्न फ्रॉम फंक्शन है, और नो ऑफ है, और स्लीप वगैरह इंस्ट्रक्शन आपके पास मौजूद है। ये इसका बेसिक्स आर्किटेक्चर है, पोर्ट्स हैं और इसके अपने टाइमर्स हैं, ऑसिलेटर्स हैं, इसको हम फिलहाल डिटेल से नहीं देखेंगे, इंशाल्लाह वक्त मिला तो वी विल सी लेटर ऑन।
टाइमर्स हैं आपके पास, कंपेरेटर्स हैं आपके पास, और आप यू आर सीएल पोर्ट सीएल पोर्ट सिस्टम मौजूद है और सीएल इंटरफेस मौजूद है, विच व्हेन द टाइम कम्स विल सी। मैं आपको सिर्फ इनका थोड़ा सा भी दिखा देता हूँ कंपैरिजन। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप देखें पिक 16F के, अगर आप डाटा शीट डाउनलोड कर लें, आप डिवाइस ओवरव्यू में जाते हैं, हम 16F, ये आ गया 16F डिवाइस ओवरव्यू, और ये आ गया 18F का। लेट मी जस्ट ओपन द डिवाइस ओवरव्यू ओवर हियर। अभी देखिए आपके पास जो लैब में मौजूद है वो पिक 18F452। अब पिक 18 की फैमिली में ये सारी की सारी आईसीज हैं जिसका ये डाटा शीट है, ठीक है। 18F 242, 252, 442, और ये आपके पास लैब में मौजूद है, ठीक है। इसी तरह 16F में खोलें तो 16F के भी डिवाइस फीचर जो हैं वो आपके पास ये 16F 873 है, 874 है, 876 है और 877A, ठीक है। तो आपके पास 877A आपके पास लैब में मौजूद है। 77AI के लिए आई एम नॉट श्योर, ही देखना पड़ेगा। ए और 77 में थोड़ा सा फ़र्क है। तो बहरहाल अब आपके पास अगर ए वाला मौजूद है तो उसके अंदर आपके पास ये फीचर्स देखें। अब ये देखें, हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर फीचर्स कंपेयर करते हैं कि 18 और 16 में क्या फ़र्क है। एक तो हमने देख लिया कि इनकी पिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम इसको आप 20 मेगाहर्ट्ज़ पे चला सकते हैं, 18F को आप मैक्सिमम 40 मेगाहर्ट्ज़ पे चला सकते हैं, इसमें फ़र्क है। आपके पास प्रोग्राम मेमोरी इसमें 8 किलोबाइट की, मतलब 8 किलो आपके पास मतलब कि प्रोग्राम मेमोरी है, 8 किलोबाइट, 14 बिट वर्ड्स है, बेसिकली बाइट नहीं, वर्ड्स है, मतलब कि इतनी इंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। और इसमें जो है आपके पास प्रोग्राम मेमोरी 32 किलो बाइट्स में है। इंस्ट्रक्शंस इसमें 16 किलोबाइट इंस्ट्रक्शन आ सकते हैं, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शंस की साइज़ बड़ी है, ठीक है। 16 बिट की एक इंस्ट्रक्शन है ना, तो इसमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं तकरीबन 16K इंस्ट्रक्शंस इसमें आ सकती हैं 18F में। ऑलराइट, और क्या देखें इसमें ई प्रॉम हम देखा था क्या होता है, जिसमें आप अपनी परमानेंट यूज़र डाटा सेव करने के लिए, तो उसकी जो कैपेसिटी है 256 बाइट 16F में है, और इसमें कितनी है, इसमें ई स्क्वायर पी रॉम, इसमें भी 256 बाइट है, ठीक है। और डाटा मेमोरी यानी कि जो आपके पास रैम जो आपके वेरिएबल्स के लिए, उसमें 1.5K है, और इसमें जो है वो आपके पास डाटा मेमोरी सिर्फ 368 बाइट्स है, ठीक है। और इसमें क्या फ़र्क है, 10 बिट जो है एनालॉग AD कन्वर्टर, दोनों में 8 इनपुट चैनल, जो आप देख लीजिए। इंस्ट्रक्शन इसमें 35 हैं और 18 में 75, ठीक है। फ़र्क आपको ये उस वक्त ज़्यादा महसूस होगा अगर आप असेंबली में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे सी में, तो इससे हमें फ़र्क थोड़ा सा कम लगेगा। फाइनल चीज़ बिफोर वी क्लोज टुडेज लेक्चर, लेट मी जस्ट सी इफ देयर इज एनीथिंग मेजर मिसिंग। अभी हम ये चैप्टर 2 इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अभी इससे पहले ना आपने काम करना है कि आप, जैसे हमने कंपाइलर की बात की, एक तो हमने देखा कि हम सी में प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। सी में प्रोग्रामिंग में आपके पास कंपाइलर का ऑप्शन मौजूद है। ज़्यादातर लोग दो मेजर, मैंने भी दो इस्तेमाल किए हुए हैं। एक कहते हैं MP लैब भी आपको नेट से मिल जाएगा, और माइक्रो सी मिल जाएगा। मैंने आपके कोर्स में देखा था लास्ट दफ़ा, अभी मेरे ख्याल से माइक्रो सी इस्तेमाल हुआ था, तो मैं भी माइक्रो सी इस्तेमाल करूँगा। माइक्रो सी भी आपको यहीं से, एक तो ये कि आपको जो मैंने आपको बताई थी यहाँ पर वेबसाइट, आपको ये जो माइक्रोचिप का अपना जो कंपाइलर है वो उसको MP लैब कहते हैं, वो भी आपको इसी साइट से कहीं से मिल जाएगा। मैंने आपको देखा नहीं, यहाँ पर टूल्स एंड सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आपको MP लैब मिल जाएगा। देखें MP लैब ID, MP लैब X ID आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन जो है वो है माइक्रो सी का, माइक्रो सी IDE, ठीक है। माइक्रो सी, अब देखें ये माइक्रो ई के नाम से एक इनकी वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे, और इस पर आप जाकर इनमें इनका जो सॉफ्टवेयर है माइक्रो सी, ठीक है। माइक्रो इसका फ़ायदा, इसके एक्चुअली MP लैब भी बहुत अच्छा है, लेकिन माइक्रो सी का फ़ायदा है कि इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज दी हुई है पहले से, तो इसमें काफ़ी प्रोग्रामिंग काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये माइक्रो सी प्रो फॉर पिक, ये आपको चाहिए सॉफ्टवेयर, इसको आप डाउनलोड कर लें। या आपको फ़िलहाल पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 2 किलो बाइट तक आप जो है इसका फ्री वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आप डाउनलोड करें, इसको इंस्टॉल करें। इसकी इंस्टॉल करने के भी यहाँ पर उन्होंने सारे के सारे, आप देखें थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इंस्टॉल कैसे करना है उसको, उसके सारे यहाँ पर दी हुए टेक्निक। सिर्फ आप एक काम करें कि उसको इंस्टॉल करें और एक बेसिक सा कोड चला कर देख लें, बल्कि मैं आपको चला कर देखें। ये देखें सिंपल सा इसका बेसिक सा कोड, इसका बल्कि ये देखें, ये सिर्फ पोर्ट B को आपने सेट करना है लाइट को। तो ये मैंने यहाँ पर प्रोटीज में मैंने एक सर्किट बना दिया, जिसमें मैंने ये 16F 877A को रखा हुआ है, क्रिस्टल लगाया हुआ है, जैसे नॉर्मल हम 8051 में लगाते हैं वैसे ही। और यहाँ पर मैंने LEDs लगाई हुई हैं बगैर रजिस्टर के, क्योंकि ये जलेगी नहीं यहाँ पर, इसमें ये फ़ायदा। तो आप इसमें अगर आप
बल्कि मैंने पहले से छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, आपको मैं दिखा देता हूँ। माइक्रो सी प्रो फॉर पिक, इसको आप खोलेंगे। लेट मी सी कि मेरा पुराना प्रोग्राम इसमें सेव है कि नहीं है। तो इसमें मैं आपको सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक बता दूँ कि आपने अगली क्लास से पहले ये कोशिश करें कि इसको इंस्टॉल करके चला कर देखें, बेसिक सा कोड चला कर देखें। उसके बाद इंशाल्लाह आगे फर्दर इंशाल्लाह काम स्टार्ट करेंगे। सो लेट मी सी कि हाँ बल्कि ये कोड खुला हुआ है मेरा, तो किधर गया फर्स्ट, सही। तो इसमें देखें सिर्फ ये मैंने वॉइड मेन आप लोगों ने सी तो की हुई है, सिर्फ मैंने ट्रिस, इसमें ट्रिस क्या होता है, ट्रिस ये होता है कि आप डायरेक्शन सेट करने के लिए ट्रिस बी को अगर मैं 1 कर दूंगा तो पोर्ट बी एज एन इनपुट हो जाएगी। अभी मैंने इसको 0 लिखा हुआ है तो पोर्ट बी एज एन आउटपुट होगी। तो मैं पोर्ट बी पर सिर्फ डबल ए डाल रहा हूँ, यानी 1010, यानी कि ऑल्टरनेट बिट्स को ऑन ऑफ कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने इतना सा कोड लिखा है, ठीक है। तो ये कोड है, इसको मैं 8 मेगाहर्ट्ज़ पे चला रहा हूँ। यहाँ पर मैंने IC सेलेक्ट कर दी है PIC 16877A। इसको मैं यहाँ पर, जैसे मैंने पिछली क्लास में इसको हेक्स फाइल में इसको मैंने यहाँ पर इसकी क्रिस्टल फ्रिक्वेंसी भी 8 मेगाहर्ट्ज़ रख दी है, और माइक्रो कंट्रोलर को भी मैंने यहाँ पर सेट कर दी 8 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर, और उसी फाइल को मैंने हेक्स में यहाँ पर लोड कर लिया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो ऑल्टरनेट पिंस को ऑन हो जाना चाहिए यहाँ पर, जैसे ऑल्टरनेट एलईडीज ऑन हो गई। ठीक है, तो सिंपल सा कोड हमने सिर्फ एक, मैंने आपको जस्ट टू शो यू कि ये अगर आप कोशिश करें अगली क्लास से पहले एज ए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट माइक्रो सी को डाउनलोड करें, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखें और इसको चला कर देखें। और अगर नहीं चलता तो मेरे पास आएँ ट्यूटोरियल क्लास में या अगली क्लास में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसमें आएँ और मुझसे पूछें कि कैसे चलता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।